वेलकम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही पेचीदा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 9th का, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, और ये नीट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है और अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल टॉपिक्स है। और लगभग ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से लेकर पूरा कॉलेज तक के एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है। तो आज चलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण बनाना सिखाऊंगा मैं अभी। उसको इक्वेशन बैलेंस, उसको अभिक्रिया कैसे होती है उसको बताऊंगा, और बैलेंस कैसे करना है उसको बताऊंगा, ये नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण। तो एक्चुअली में ये रासायनिक समीकरण है क्या, है ना। रासायनिक समीकरण है क्या कि किसी अभिक्रिया को, कोई भी अभिक्रिया है, मान लो जाए एक मैं अभिक्रिया बना देता हूँ कोई भी, जैसे कि ये H2O बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके संयोजन से बनता है ना। ये जो जल का निर्माण होता है वो H2O का, है ना। चलिए, तो ये H2O2 ये बनाएगा, H2O बनाएगा, और इसको हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा ऐसे, है ना। ये हाँ, तो किसी अभिक्रिया को, ये पूरा एक मान लिया एक अभिक्रिया है, किसकी अभिक्रिया है, ये जल बनने की अभिक्रिया है ना। तो किसी अभिक्रिया को सूत्र मतलब क्या होता है कि ये H2O किसका सूत्र है, ये जल का सूत्र है। संकेत मतलब ये हाइड्रोजन का संकेत है, ये ऑक्सीजन का संकेत है, ठीक है। इसको प्रतीक भी कह सकते हैं। तो किसी अभिक्रिया को ये सूत्र एवं संकेत के रूप में अभिव्यक्त करने के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये जो मैंने बनाई है यही क्या है, रासायनिक क्या है, समीकरण है। ये किसको दर्शाता है, ये किसी अभिक्रिया को दर्शाता है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो क्रिया करता है और क्या बनाता है, जल बनाता है ना, ठीक है। और इसको हम लोग सूत्र के रूप में भी रखे हैं कि इसका सूत्र ये है, जल का सूत्र ये है, संकेत के रूप में हाइड्रोजन का संकेत H है और ऑक्सीजन का संकेत O है ना। तो किसी अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत के रूप में अभिव्यक्त करने के संक्षिप्त रूप, छोटा सा रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। एक संतुलित समीकरण में दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या, चलिए इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग कोई भी ऐसे तत्व लिखते हैं तो तत्व के नीचे 2 3 जो भी लिखते हैं, आगे भी लिखते हैं 2 3 जो भी लिखते हैं, है ना। तो उसकी परमाणु और अणु की संख्या है। तो जैसे कि इधर इस तरफ लिखते हैं वो परमाणु है और सामने लिखते हैं वो क्या है, अणु है। लेकिन हम लोग गिनते टाइम ना केवल अणु और परमाणु के बारे में बात नहीं करते, केवल इतना बात करते हैं कि वो कितने मात्रा में है। जैसे कि हाइड्रोजन कितना है बोलूँगा मैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसकी 2 परमाणु हैं या 2 अणु हैं, मैं कितना बोलूँगा कि हाइड्रोजन कितना है, 4 है, सीधी 2 दूने 4, यहाँ इधर और इधर गुना होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना है बोलूँगा तो 2 है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है तो 2 दूने 4। ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन के इस तरफ कुछ नहीं लगा है, मतलब 1 है ना। और एक, और इसका सामने में, ये सामने में जो लिखा रहता है वो सबके लिए होता है ना। तो इसके साथ गुना करेंगे 2 एकम 2, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। ये नहीं गिना जाता जब हम लोग संतुलित करेंगे उस टाइम की इसकी अणु 2 है कि परमाणु 2 है, ठीक है। बस इसको समझना है कि कितना है ना। तो एक संतुलित समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो कैसे समान होती है, देखिए 2 दूने 4, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पास, ठीक। तो इस तरफ देखिए 2 दूने 4, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर हमारे पास, इस तरफ 2 है, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि सर इसमें 2 नीचे तरफ है और इसमें 2 है वो सामने तरफ है। ये एक तरीका है ना, ठीक है। सामने रहा है चाहे पीछे रहा है, ठीक है। हमको गिनना है कि वो कितने हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। ये क्लियर करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये छोटे क्लास है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्यों सामने लिखे क्यों पीछे लिखे, तो यही को आपको समझना है, ये संतुलित करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत रूप में अभिव्यक्त करने के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये है रासायनिक समीकरण। एक संतुलित समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, मतलब इस तरफ जितना परमाणु रहेगा, क्योंकि पदार्थ के अविनाशिता के नियम के अनुसार अभिक्रिया में ना तो कोई पदार्थ बनता है ना तो नष्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, क्लियर हो गई। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आती है कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने उसका उत्तर अभी यहाँ पर नहीं लिखी है, एक बार मैं बोल के बता देता हूँ, आप लोग सुनिए, ध्यान से रिपीट करके सुन लीजिएगा और आप उसको लिख लीजिएगा, है ना, ठीक है। यहाँ तो मैंने बता दिया कि रासायनिक समीकरण क्या है ना। अब ये बता रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण का क्यों संतुलित करना चाहिए। तो ठीक यहाँ शुरू करेंगे आप लोग कि पदार्थ के अविनाशिता के नियम के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उनका विनाश होता है,
ठीक है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या लिखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का क्या है, कुल द्रव्यमान है, वह उत्पादक, ये उत्पादक के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अतः समीकरण संतुलित करना आवश्यक है ना। अब आप सोचोगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या है, अभिकारक और उत्पाद क्या है ना। तो इसको भी मैं सिस्टमेटिक बताता हूँ कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन ने लिया, तो ये दोनों में क्या हो गया, अभिकारक हो गया। जिन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया मतलब क्या है, अभिकारक है। ठीक है, और जो उसके फलस्वरूप बनता है वो क्या है, उत्पाद है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे आप लोग कि पदार्थ की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। चलिए अब हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कि कैसे, किस तरह से। बहुत सारे नियम एकदम छोटी छोटी, आपको एकदम कंझट भी लग सकता है यहाँ पर, है ना। ठीक है, कि छोटी छोटी बात बताना शुरू करेंगे, है ना। चलिए तो शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं कि क्या नियम है और क्या इसके बहुत सारे गुण है ना। तो सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सूत्र को चारों ओर ना, पहले हम लोग बात समझ लेते हैं। जैसे कि हमको इस चीज़ को, मैं पूरा इस चीज़ को ही बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि H2 है ना, हाइड्रोजन 2 में रहता है ना, अकेले में रहता है, और ये हमारे पास O2 है अपने पास। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम लोग मान लो जोड़ते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, अणु की संख्या क्या है, बराबर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के सामने में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो 2 एकम कितना हो गया, 2, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लियर। ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 एकम 2, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। क्लियर। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास कितना है, तो इधर क्या है, अभिकारक है, यहाँ क्या है, उत्पाद है। तो इस तरफ हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 है, 2 एकम 2, है ना। और ऑक्सीजन के पास 1 इधर है और 1 इधर है, मतलब क्या है, 1 1 गुना करें तो 1 ही आएगा, मतलब ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इस स्थिति में 2 2 इधर है और इधर 2 और 1 ही गलत है। ठीक है, तब अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में देखिए, है ना। अब हम लोग करते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाते हैं। मान लो जाए हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाते हैं तो 2 है और 2 और बढ़ाते हैं तो 4 हो जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। तो अभी छोड़ो हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को देखो, इधर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहीं पर आपको बहुत चीज़ समझने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पास बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा आपको कि मान लो जाए हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाना है, तो जैसे देखिए H2 + O2। ठीक है, तो H2 और O2 मान लो जाए मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इस स्थिति को देखिए, ये स्थिति भी आती है ना। लेकिन अभी ये गलत है हमारे लिए। क्यों गलत है उसको बताता हूँ, है ना। कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है ना, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1, और अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, अच्छा बोरबरीक नियम के अनुसार 2 8 18 32, ये है आपका, है ना। बोरबरीक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तरीके, है ना। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हाइड्रोजन के पास। ऑक्सीजन का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, का निकालेंगे कि 2 6 हो गया। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 2 करेगा तब ये 8 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसको कितने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको कितना है, 1 है। 1 दे सकता है या तो 1 ले सकता है, बात समझ रही है। 1 दे सकता है या तो 1 क्या कर सकता है, ले सकता है। अब मैं बता दूँ कि किसी भी समीकरण में कोई भी यौगिक कब बनता है, जब बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या लिया जाता है तब। तो देखिए सोडियम का संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। तो दोनों का संयोजकता 1 है, इसीलिए ये दोनों जुड़ा है, NaCl बनाया है। ठीक, अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन का यहाँ 2 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो ये कैसे जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है ना, है कि नहीं। ऑक्सीजन का भी 2 चाहिए, हाइड्रोजन का भी 2 चाहिए, बस समझ रही है, 2 चाहिए। यहाँ पर 1 1 है तो नहीं जुड़ सकता। चलिए ठीक, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था इधर, तो ऑक्सीजन को 2 बना दिया। चलिए ठीक, तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु, और अब बताओ मुझे एक ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, 2 है। यहाँ पर मैंने 2 निकाली है ना,
एक ऑक्सीजन का 2 है, तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन आ गया? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 लिखा हो ना मैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना रहेगा? 8 भी रहेगा, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ऐसे 2 6 निकलेगा, और उसका संयोजकता कितनी निकलेगी? 4। तो अब हमारे पास कितना हो गया? 4। 2 ऑक्सीजन लिख दिया ना मैंने यहाँ पास, 2 ऑक्सीजन लिख दिया ना मैंने यहाँ पर, तो 2 और 2 कितना हो गया? एक ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 संयोजकता निकली, दूसरे ऑक्सीजन का फिर 2 निकली, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया, ओके। और हाइड्रोजन तो मर जाएगा, एक ही है ना। चलिए, एक ही इसका है ना। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? एक, एक और ये 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 है ना, मतलब एक प्रकार से कह सकते 2 परमाणु मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन इधर और ले लेता हूँ, तो उसका 1 हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 2 हो गया। तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 हो गया। अगर हम लोग O2 लिखते हैं तो 4 हो गया। कितना हो गया? 4। अब 4 और 2 मैंने क्या बताया था कि बराबर बराबर रहेगा तभी क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। समान अनुपात रहेगा, मतलब कहा जाए अनुपात में भी निश्चित अनुपात में ही बनता है, निश्चित अनुपात का नियम होता है ना। तो अब इसको करें क्या? अब करें क्या? इसका तो ऑक्सीजन का 4 हो रहा है ना, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2 हो रहा है, तो हाइड्रोजन को मान बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? हाइड्रोजन को। चलिए यहाँ पर मैं 2 बढ़ा देता हूँ, मान लो जाए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन का ये एक था, तो हमारे पास 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। तो सबका एक एक, तो 1 2 3 4 4 आ गया हमारे पास रिटर्न। चल बढ़िया। अब ऑक्सीजन का 4 है, ये भी बढ़िया हो गया। तो कहाँ ऑक्सीजन का 4 है? आपको ये चीज़ जानना है कि ये यहाँ जितने भी तत्व दिए गए हैं उसके सामने में अगर जो कोई अंक लिखा गया है वो इस सब के लिए है, इन सब के लिए है। मतलब 2 2 इनके साथ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 2 और बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तेज 2 चौक 8। अब ये 8 हो गया, अब ये 4 ही रहेगा। तो इस सिचुएशन में ये गलत है। ठीक, चलिए अब दूसरा चलते हैं। H2 + O2। अब H2O था हमारे पास, और हमको ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, इधर का ऑक्सीजन 1 है, इसको 2 करना है। तो इधर ना करके हम लोग अगर सामने में करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा 2 बढ़ा देते हैं। कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो ये 2 यहाँ पर 1 है ना, 1 है, और 1 और 2 का गुना करेंगे, 2 एकम 2, मतलब ये ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 दूने 4, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2। अब हाइड्रोजन इधर का 2 हो गया। अब बताओ, इधर का अगर ऑक्सीजन को हम लोग ने मेंटेनेंस करी, ठीक है, 2 और 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 होगी, हाइड्रोजन 2 है। तो अब सोचो कि हाइड्रोजन को ऐसे हम लोग कर देते हैं, मान जाए H4 + O2 2H2O। चलो, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 हो गया। अच्छा, और ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ये हाइड्रोजन 4 हो गया, ये ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस समय कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं ऐसे? ऐसे कैसे हो सकता है? 4 हाइड्रोजन ऐसे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ये साझा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ठीक, तो इस सिचुएशन में ये भी गलत है। तो अब क्या करें हम लोग? अब क्या करें? तो हम लोग क्या करते हैं? 2 को सामने रखते हैं, तो 2H2 + O2, तो 2H2O, तो ये हमारा सही समीकरण है। ये सब मैं तामझाम इसीलिए बताया हूँ कि कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है, 2 क्यों लगता है किसी के सामने, है ना, किसी के पीछे 2 क्यों लगता है, यही सब समझना है। चलिए एक समीकरण के माध्यम से और बताता हूँ कैसे हम लोग एक बैलेंसिंग शुरू करते हैं। चलिए, तो इस अध्याय में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि आपको सीखना है। 8 अध्याय मैंने बता रखी है कि मान लो जाए कोई तत्व मिलता है, जैसे कि कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है ना, तो ये सही है कि नहीं? और मान लीजिए मैग्नीशियम है, वो क्लोरीन के साथ मिलता है, तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो ये सही है कि नहीं? यही चीज़ को आपको समझना है कि कैसे ये दोनों जने ऐसे बनता है। तो आपको बता दूं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक निकालेंगे तो 2 8, है ना, 8 2 10 हो गया। और सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखते हैं, 8 10 2 12, और 12 8 20। इसका निकालेंगे 2 और 6। ठीक, ये बोरबरी के नियम से बता रहा हूँ ना, यदि मैं आप के नियम से बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम का संयोजकता कितना निकला? 2 निकला, और +2 में निकला ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। और ऑक्सीजन का देखो कि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? -2।
तो इनकी संयोजकता भी -2 हो जाएगी। तो 2 और 2 है, इसीलिए यहाँ पर किसी जगह 2 या 3 या 4 कुछ नहीं लगेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर हो गई बात मेरी, है ना। चलिए अब इधर देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 लगेगा कि क्लोरीन में 2 लगेगा, यही चेक करना है अपने को। तो ये हमारे पास है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है। इसके लिए करेंगे 2 8 2, ठीक। संयोजकता +2 में आएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा ये, क्योंकि देगा तो अष्टक पूर्ण होगा, 2 और 8 बस बचेगा, है ना। या तो 6 लेगा तो 6 तो ले नहीं सकता। चलिए 17 देखते हैं, 2 8 7, ये तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब मैं बता देता हूँ कि MgCl बनाया है, तो Mg के पास 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, और इसको केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना है, और ये 2 देना चाहता है, ज़बरदस्ती देना चाहता है, ये इसको 1 लेना है। तो ये ऐसे नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। तो कैसे बनेगा ये? तो मैग्नीशियम के पास 2 है, 1 और ये 2 क्लियर होगी। और एक क्लोरीन के पास केवल 1 ही लेना है। कितना लेना है? 1 ही लेना है अपने को क्लोरीन को, है ना, क्योंकि 1 ही क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन इसको ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो मैग्नीशियम के पास फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इसीलिए हमको एक और क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। सगा भाई है दोनों जने, है ना। दूसरा क्योंकि आप सोच रहे हो कि क्लोरीन तो 1 ही होता है, भैया संसार में कितना क्लोरीन है ना। तो दूसरा नंबर का जो क्लोरीन है वो भी क्या करता है, फिर मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन फिर लेता है। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन हो गए? 2 क्लोरीन और कितना मैग्नीशियम? 1 मैग्नीशियम। तो यहाँ पर बन गया MgCl2, 2 लिखना पड़ेगा इस यहाँ पर। तो ये समझ गए तो सब समझ गए, ठीक है, समझ आया ना, है ना। जैसे कि H2O लिखे थे ना, तो H2O में 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1 संयोजकता, और 1 1 कितना हो गया 2, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2। तो ये दोनों मिलाकर 1 1 को ले लेता है, खत्म। बात समझिए आपको। और कैल्शियम ऑक्साइड में क्यों नहीं कुछ नहीं लिखा है? क्योंकि दोनों का 2 2 ही है ना, 2 2 है। बात समझिए। इसी सिचुएशन में एक और देख लेते हैं एल्यूमिनियम का, AlCl, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 होता है। तो 2 8 ये 3 हो जाएगा। और क्लोरीन का कितना होता है 17 ही होता है, 2 8 7 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आएगा, तब इस सिचुएशन में एक और क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पास, और वो फिर 1 लेगा, किससे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम का 1 2 3 होता है ना, 1 2 3 होता है। तो एक क्लोरीन लेगा, दूसरा क्लोरीन लेगा, तीसरा क्लोरीन लेगा। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का LCl3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 क्यों लगता है, 2 क्यों लगता है ना। किसी के सामने 2 क्यों? अच्छा एक और बता देता हूँ आपको, हमारा सोडियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये सही है कि नहीं? तो आपको फिर बता दूं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो निकालेंगे कि 2 8 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8 2 6। तो अब यहाँ पर उल्टा हो गया, देखिए पहले ये नीचे वाला लेता था, अब यहाँ पर देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। पहले में क्या होता था कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना होता था। अब ये 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है भाई, सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है, सोडियम का संयोजकता 1 बचा यहाँ पर ये, ठीक। और ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये एक और सोडियम है, वो उनसे सहायता लेता है, मेरे को भी एक और चाहिए भैया, क्योंकि इसको 2 चाहिए, है ना, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 1 इसको देता है, 1 इसको देता है, इसलिए हमको 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर N2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। देखो यहाँ पर 3 में लगा है, इधर क्लोरीन में लगा हुआ है, यहाँ पर Na के सामने लगा हुआ है। तो ये बन गया आपका समीकरण। बात समझ आई, है ना। ऐसे Na2 ऐसा बन गया है, ठीक है। अब समीकरण को संतुलित करना अलग बात है, संतुलित करना, अब बनाना अलग हो गया। बनाना मैंने सिखाया, अभी संतुलित करना नहीं सिखाया मैंने, है ना, ठीक है, केवल बनाना सिखाया आपको, है ना। तो संतुलित कैसे करेंगे ये भी याद रखना कि जैसे कि दोनों तरफ से सोडियम इधर 1 है, इधर से इधर सोडियम कितना है? 2 है। तो 2 कर देंगे, तो यहाँ पर मैं सोडियम इसको 2 कर देता हूँ, ओके। तो ये क्या हो गया? सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, क्लियर हो गया। अब आप सोचोगे कि इस तरफ क्यों नहीं किए हैं, नीचे में क्यों नहीं किए हैं? तो यही बता दूं कि ये नीचे में क्यों है, जब ये यहाँ पर ये यौगिक बनाता है तब यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, नहीं तो सामने में लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन अगर अकेला है तो इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सामने में लिख सकते हैं, नीचे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सोडियम में क्यों नहीं लिख सकते? ये भी क्लियर दिक्कत आती है ना, कि 2 सोडियम हमारे साथ है और बढ़ाना है, तो लिख नहीं सकते, क्यों लिख सकते हैं? तो आपको ये सब सुनने को आगे मिलेगा बहुत सारे टॉपिक्स में, है ना, बहुत सारे समीकरण में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको समीकरण बनाना आ गया होगा। अब मैं संतुलित करना सिखाता हूँ आगे, ठीक है, क्योंकि इस अध्याय में पूरा संतुलित करना ही सीखेंगे हम लोग समीकरण को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसको क्रिया करके दिखाइए, है ना। हाइड्रोजन और कौन है हमारे पास है, क्लोरीन है, इन दोनों को क्रिया करके दिखाइए। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न में दिया जाएगा तो आपको पता चल होना चाहिए कि हाइड्रोजन का संकेत क्या है और ऑक्सीजन का संकेत क्या है, तभी आप लोग क्लियर कर पाओगे। आपको हाइड्रोजन का संकेत ही पता नहीं है तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो हाइड्रोजन हमेशा 2 में रहता है, ठीक है, आप जानते हो, क्लोरीन भी 2 में रहता है। चलिए तो हम लोग करते हैं, हमारे हाइड्रोजन क्लोरीन मिलता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। चलिए ठीक, मैंने बनाना बस सीखा है, संतुलित करना भी नहीं सीखा है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास मान जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा होता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है। यहाँ पर इसलिए नाइट्रोजन सोडियम के पीछे में 2 लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पीछे में 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी जगह एक चीज़ बता देता हूँ आपको, NaOH लिखा है तो इनकी संयोजकता 1 होती है, संयोजकता निकाल कर भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। और सोडियम का भी 1 होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या, यहीं पर कैल्शियम के साथ अगर हाइड्रोक्साइड जुड़ा है तब यह इस जगह हमको हाइड्रोक्साइड में 2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, और इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो हमको 2 हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, OH की हाइड्रोक्साइड, और दोनों मिलाकर एक एक करके कितना बनाएगा, ये 2 करेगा, और 2 इसका है तो 2 हो गया, क्लियर हो गया, ऐसे ही चलता है ना। चलिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है हमारे पास, H2SO4, ठीक। अब इस सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि कौन किसके साथ जुड़ता है ना, क्लियर करेंगे हम लोग, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे समीकरण, ठीक है। चलिए तो इसी को बताता हूँ कि हाइड्रोजन है ये प्लस आयन वाले होते हैं या माइनस आयन होते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन है वो हमेशा माइनस आयन होते हैं, क्यों होते हैं, ये 8वां अध्याय में बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन लेता है ना, संयोजकता -1 होती है ना, तो ये माइनस आयन बनता है, और हमारे विज्ञान में माइनस और प्लस ही क्रिया कर पाती है, इसलिए यहाँ पर प्लस आयन हो गया, तो ये बन गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब देखो हाइड्रोजन का कितना, 2, क्लोरीन का कितना, 2, मैं कितना 2 बोलूँगा मतलब परमाणु अणु ही है, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं बोल पाऊँगा बार बार कि क्लोरीन का परमाणु 2, हाइड्रोजन का परमाणु 2, ऐसे कर, केवल इतना बोलूँगा कि हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, ठीक। चलिए तो क्लोरीन का 2, तो इसका क्लोरीन का 1 ही है, इधर कुछ नहीं ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, मान लो जाए 2 डाल देता हूँ, ठीक है, 2 डाल देता हूँ, तो हाइड्रोजन का होता है +1, क्लोरीन का होता है -1, तो 1 क्लोरीन 2 डाल दिया है मैंने ना, तो 2 क्लोरीन डाल देते हैं, 2 क्लोरीन तो ये -1 2 क्लोरीन है, तो और हाइड्रोजन केवल 1 ही जन है, तो ये नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है ना, ठीक। चलिए अब इसी सिचुएशन में H2 डाल देते हैं ऐसे, है ना, H2 डाल देते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, ये +1, ये +1, और क्लोरीन का -1, सर यहाँ तो एकदम फिक्स बन गया, सर यहाँ तो फिक्स बन गया, है ना। तो ऐसा किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम सामने में 2 डालेंगे, कहाँ डालेंगे, सामने में 2। अब अपने को क्या करना है कि हाइड्रोजन का 2 देखना है और क्लोरीन का 2 देखना है, ठीक है, क्लियर होगी बात मेरी। तो इसी गलतियों को, इसी सबको समझना है आपको लाइन से, कि क्यों यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, क्यों डाल सकते हैं करके, ठीक है, क्लियर होगी, ओके। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने मिलेगी कि कौन किसके साथ जुड़ता है। अच्छा, कई सारे बच्चे क्या होता है कि Cl2 क्यों लिखे हैं सर, H2 क्यों लिखे सर, तो मैंने सर से जी होगी, पढ़ाई होगी आपको, है ना, वहाँ पर समझ जाना कि क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2 8 और ये 7, दूसरा क्लोरीन का 2 8 और ये, इनके संयुक्त -1, तो क्या होता है कि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 1 है यहाँ पर ना, 1 1 सॉरी, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 2 5, ये 7, इसके बाह्यतम कोश में 7, है ना। तो 1 1 बोल दिया था, तो 1 1 साझा करता है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये साझा करता है, क्या करता है, साझा। तब साझा करते तो साझा वाला इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है, बताया था मैंने कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो क्लोरीन का हो गया 8, और क्लोरीन का इधर भी कितना हो गया, 8, इसीलिए Cl2 बनता है। बात समझिए आपको Cl2 क्यों लिखा गया है, क्लियर हो गई बात मेरी, है ना।
चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर हम लोग सोडियम को किसके साथ जोड़े, सल्फेट के साथ जोड़े कि H2 के साथ जोड़े। यही दिक्कत को समझना, ये 9वीं क्लास का है ना, बड़े क्लास में इसको सब कुछ नहीं बताया जाता है, फट से आपको लिख दिया जाता है ना कि ऐसे से जुड़ जाएगा करके। तो आपको बता दूं कि एक प्लस साइन होता है, एक माइनस साइन वाले होते हैं। तो प्लस साइन वाले होते हैं वो माइनस साइन वाले के साथ जुड़ता है, और माइनस साइन वाले थे प्लस साइन वाले। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कौन प्लस साइन वाले है कौन माइनस साइन। तो आपको बता दूँ कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 है, यहाँ पर मैंने लिख दी थी 281 है ना। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 8, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 देगा तो 2 और 8 बन जाएगा जी। तो ये हो गया, इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो ज़्यादा कौन बेटर है, 7 बार लेना बहुत कठिनाई पड़ेगी, इससे अच्छा ही 1 दे दो, तब ये क्या बचेगा, 2 और 8 बल बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन देता है, जो देता है वो प्लस आयन बनाता है भाई, ये तो ये प्लस आयन है सोडियम। हाइड्रोक्साइड माइनस आयन वाले होते हैं। तो इसके संयोजकता निकालने का एक तरीका बताया था मैंने, देखो कि हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कैसे निकालते हैं। हाइड्रोक्साइड है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, इनकी संयोजकता होता है -2 होता है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का इसका अगर माइनस है इसका प्लस कर दें तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर +1 और -2 है तो इसमें -1 बचेगा, तो इसका संयोजकता कितने निकल गया, -1 निकल गया, है ना। और सोडियम का +1 निकला है, ठीक है, क्योंकि देता है और ये क्या करता है, -1 है मतलब लेता है, सीधी बात। इसलिए यहाँ पर इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसीलिए कहीं पर 2 वगैरह नहीं लगा हुआ है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हम लोग को पता चला कि ये प्लस आयन वाला है, ये माइनस आयन वाला है। अब आप लोग जान जाओगे कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, कि सोडियम किसके साथ जुड़ेगा और हाइड्रोक्साइड वो किसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये कौन किसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर जब आगे क्लास जाते जाओगे तो एकदम फिक्स से पता चल जाएगी कौन किसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा सल्फेट के बारे में बात करते हैं, सल्फेट है ना, इनके संयोजकता निकालने की बात करते हैं। चलिए तो मैं सल्फेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 2 8 6, है ना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी -2। और ऑक्सीजन का देखते हैं, सल्फर ऑक्सीजन जुड़ा है ना इसके साथ, तो ऑक्सीजन का होता है 8, परमाणु क्रमांक 2 और 6, इसको भी -2 की जरूरत है। तो ऐसा हो नहीं सकता, दोनों को माइनस माइनस की जरूरत पड़ेगी, ऐसा हो नहीं सकता है ना, एक को प्लस होना जरूरी है एकदम, है ना, यहाँ पर बीच में जी। तो क्या होता है यही पर आपको समझना है कि हम लोग इनकी संयोजकता निकालते हैं, आ जाए पूरा ये कंप्लीट जुड़ा हुआ है ना एक में, ठीक है। ये हाइड्रोजन अलग है, ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सल्फर ये 6 होता है, -2, इसका -2 ऐसा नहीं हो सकता है, एक का माइनस एक का प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि सल्फर है उसका हमको लेना है 6, कितना लेना है 6, तो ये 6 हो गया, तो सल्फर का 6 लिख दिया। और ऑक्सीजन और सल्फर जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, है ना। और ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, तो -2, और कितने से गुना है, 4 से गुना है, तो 4 दिन कितना हो गया 8, -8 और 6, तो ये हो गया -2। तो ये सल्फेट का निकल गया -2, मतलब ये सल्फेट कौन से आयन वाले होंगे, माइनस आयन वाले होंगे, ठीक है। अब H2 लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन का संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, आप तो जानते हो। अगर सल्फेट का माइनस में निकल गया तो किस में निकल गया, प्लस में, तो +1 और +1 2 +1, तो सल्फेट का 2 होता है, कितना होता है 2, इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग 2 लिखे हैं, ताकि इधर भी हाइड्रोजन का कितना हो जाए, 2 हो जाए, इसका 2 और 2 और 2 होगा, तभी ये बनाएगा यौगिक, क्या बनाएगा, यौगिक। क्लियर होगी बात मेरी। चलिए ये तो समझ आ गया कि हम लोग यहाँ पर 2 3 क्यों लिखे हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन किसके साथ जुड़ेगा। अब मैंने बता दी कि ये प्लस आयन वाले थे सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड माइनस आयन वाले बनाएगा, ये हाइड्रोजन है प्लस आयन और ये सल्फेट है माइनस आयन। तो आपको सिर्फ फिक्स हो गया, मैंने बताया था कि प्लस आयन माइनस वाले से क्रिया करेगा, तो इसको एकदम लिख कर देख लीजिए यहाँ पास, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 क्रिया करेगा, तो सोडियम किसके साथ क्रिया करेगा, सल्फेट के साथ क्रिया करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, NaSO4, ठीक है। अब यही एक चीज़ आपको चेक करना है कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। मैंने सल्फेट की संयोजकता निकाल के दिखाई है आपको, -2 यहाँ पर दिखाया है, -2 लिख देता हूँ यहाँ पर -2। अब सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 8 1, तो इससे होता है +1। तो आप देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर प्लस, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसलिए हमको सोडियम को एक और बढ़ाना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। मतलब हमको कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पर Na2 लिखना पड़ेगा। बात समझ आई आपको। तो सोडियम सल्फेट, बात समझ आई, और प्लस, ठीक है। तो सोडियम भी निकल गया, सल्फेट भी निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा,
ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन बचा। तो 2 हाइड्रोजन बचा है और ऑक्सीजन, तो सीधी बात क्या बन जाता है, ये पानी बना देता है। इसको तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखे वहाँ पर आपको क्या बना देना है, पानी बना देना है। अब ये बन गया हमारा संतुलित समीकरण। संतुलित नहीं हुआ है ना अभी, ये बन गया हमारा समीकरण। अब हमको संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए सोडियम का इधर देखिए, सोडियम का एक, ओके, सोडियम का एक, हाइड्रोक्साइड का, ऑक्सीजन का भी एक, हाइड्रोजन का एक, अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। अब इसको सबको जोड़ दो। सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1 इधर है ना, एक से इधर है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, सॉरी 4 ऑक्सीजन यहाँ थे, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 5। हाइड्रोजन देखो तो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3। सोडियम का 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3, सोडियम 1, इधर भी ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सोडियम 2 है, यही से गलत हो गया सीधी सी बात कि सोडियम 1 है और यहाँ पर सोडियम 2 है। बात समझ आ रही है आपको, सोडियम 2 है। तब क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। इधर इधर आते हैं हम लोग, है ना, कि क्रीम कैसा होता है ना। तो ये हमारे पास सोडियम है और हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 है और सोडियम ये 2 है, SO4 है और H2O है। चलिए अब ये सब मैंने बताया, इसको सब भूल जाइए, है ना। अब सीधा सीधा हम लोग बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलत ही है। सोडियम का 1, इसी को बोलते हैं संतुलित करना, इसी को हम लोग संतुलित करके दिखाना है, ठीक है। तो सोडियम का 2, तो आप अगर सोडियम को 2 इधर लिखते हैं, मान लिया इधर मैं 2 लिखता हूँ, तो सही है कि नहीं। तो हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, तो इसमें किसी भी तरह हम लोग किसी में इधर 2 या इधर 2 नहीं डाल सकते, क्योंकि सोडियम की संयोजकता +1 और हाइड्रोक्साइड की -1, तो दोनों एक ही है, किसी में 2 डालने की जरूरत है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते ना, यहाँ पर 2 लिख सकते, तो कहाँ लिखेंगे, सामने लिखेंगे। चलिए अब मैं सोडियम को अगर मैं 2 बना दिया, सोडियम को मैंने अगर 2 बना दी, सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, क्योंकि ये 2 सामने वो सबके लिए होता है। बच्चे लोग अच्छा समझना, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, हाइड्रोजन तो 2 इधर और है। अब हाइड्रोजन को गिनते हैं हम लोग, है ना। हाइड्रोजन को कैसे गिनते, देखिए कि 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। 2 इधर हो गया ना और 2 इधर, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। तो अभिकारक की तरफ 4 हाइड्रोजन। इधर देखो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को केवल 2 ही यहाँ पास, 2 ही है ना हमारे पास, इधर 4 है। तब क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 कर देंगे, ऐसे 4 कर देते हैं, नहीं हो सकता है, तो हम सामने में 2 कर देते हैं ऐसे। तो क्या है, 2 दूनी 4, ये हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4, तो संतुलित हो गया, इधर हाइड्रोजन संतुलित हो गया 4 4। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, इधर 4, 4 2 कितना हो गया, 6, 6 हो गया। ऑक्सीजन इधर देखो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ठीक, 4 और यहाँ पर कितना है, 2, ये सामने में 2 है, मतलब 2, 4 2 6। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, सल्फेट, सल्फेट 1, सल्फेट 1, तो सल्फेट 1 ऐसे करके भी देख सकते हो, है ना। लेकिन मैं सबको अलग अलग बता रहा हूँ, अलग अलग देख कर बता रहा हूँ, है ना। चलिए ये सोडियम भी मिल गया, 2 है इधर, इधर सोडियम 2, ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 6 है, ये भी मिल गया, है ना। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर और कितना है, 4, 4 2 कितना हो गया, 6, 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 और ये 2, 3 हाइड्रोजन, सॉरी 2 इधर है हाइड्रोजन और 2 इधर है, तो कितना हो गया अपने पास है, 4 हाइड्रोजन। और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, इधर 2 इधर 4, 6, तो 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 4 कहाँ है हाइड्रोजन, कहाँ है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। ये हो गया कंप्लीट समीकरण संतुलित। समझ आया, ऐसे संतुलित करते हैं। चलिए कुछ और समीकरण संतुलित करके दिखा देता हूँ आपको। एक देखते हैं हम लोग, ये हमारे पास मेथेन है, मेथेन और ऑक्सीजन ये क्रिया करेगा, क्या बनाएगा। तो आप जानते हैं कि ये कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है,
2 और 4 ऐसा बनेगा। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4 और हाइड्रोजन को तो एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर CH4 बना हुआ है। ठीक है, O2 तो क्लियर हो गया अपने को। ठीक, तो आप लोग जानते हो कि जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखे था क्या बना देना है अपने को, जल बना देना है। क्या बना देना है, जल। और हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया और कार्बन और है, और कार्बन और ऑक्सीजन है वहाँ। एक चीज़ तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा मतलब जल बना देना है। कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में से कोई भी बन सकता है। ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग देखते हैं संतुलित। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन इधर 2। ठीक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन केवल ही 2 ही है। ठीक, तो संतुलित करें पहले। तो हाइड्रोजन को कर देते हैं 2, इधर हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है। तो क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के सामने 2 लगा देते हैं। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं तो ये तो क्लियर हो गया अपने पास। ठीक, ऑक्सीजन को देखें। ऑक्सीजन इधर 2, इधर कितना हो गया, 2 इधर, ये 2 सामने में लगा हुआ है मतलब ये ऑक्सीजन का 2 हो गया, और इधर और 2 है, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे 4 नहीं कर सकते, इसको हम लोग सामने से 2 करेंगे। 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 ऑक्सीजन और इधर 4 ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी 4, कार्बन 1, कार्बन 1, सब संतुलित हो गया। बस समझिए आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहले दिया रहेगा सूत्र आपको, Fe+O2 आयरन है ये, है ना, Fe3O4 ऐसा दिया गया है अपने को, है ना। सवाल मिलाओ सीधा सी बात, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4, है ना, और आयरन 1, आयरन 3। तो ऐसा हम लोग आयरन को 3 नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको ये Cl2 क्यों बनाता है, ये Fe3 ऐसा नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये दो साझा करता है, क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, इसलिए Cl2 बनाता है, ये साझा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये Fe3 नहीं बनाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 पीछे ना लेकर सामने लिखना पड़ेगा, यहाँ पास अणु बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आयरन का 3, आयरन का 3, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 4। तो ऑक्सीजन को फिर 4 करना है तो 2 सामने रख दो, 2 दूनी कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन का 4 बन गया। ठीक है, संतुलित हुआ ना। आयरन का 3, ऑक्सीजन का 2 दूनी 4, आयरन का 3, ऑक्सीजन का 4, ये भी संतुलित हो गया। क्लियर हो गया आपको, सब दिखते रहिए, सब क्लियर होते जाएगा। एक उदाहरण और देखता हूँ मैं, है ना। KClO3 दिया गया है और KClO2 बना है ना। तो क्या करना है अपने को, फिर गिनो, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 ना, ये प्लस है बीच में, ऑक्सीजन 2, तो इधर कितना है, 3 है। चलिए, क्लोरीन कितना है भैया, 1 है, क्लोरीन 1 है, पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, ये तो ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 इधर 3 है, तो अगर 2 करते हैं ऐसे 2 कर देते हैं, इसको स्पष्ट लिख देता हूँ, KClO3, क्योंकि लकीर वाला कॉपी है, KCl+O2 ऐसा लिखा हुआ है। अब दिखा, हाँ। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऐसे करके हम लोग 3 कैसे नहीं कर सकते, 3 ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तब ये 3 है। अकेला हम लोग 3 नहीं कर सकते इसको, ऑक्सीजन को। तो हम लोग इधर 1 बढ़ाएंगे, तो 1 बढ़ाएंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 बढ़ाते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। कितना हो गया, 4, 4 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना है, 3, तो 3 को हम लोग ऐसे 4 भी नहीं कर सकते। या सामने में 2 लगाता हूँ तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो आ जाए, मैं आगे लगा देखता हूँ इसको, 2, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 दूनी 4 है, तो फिर यहाँ पर 3 लगा दो, क्या बन गया, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन 6 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 6, लेकिन पोटेशियम की संख्या 2 हो गई और क्लोरीन की संख्या 2 हो गई। अब दिक्कत ये हो गई, तब क्या करना है कि ऐसे 2 2 लगा दें, क्या गलत हो जाएगा। ठीक, हमको सामने में लगा देना है 2, तो पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ये हो गया संतुलित समीकरण। मिला लो फिर, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऐसे संतुलित करना है अपने को। ठीक है, अब आई होप आपको संतुलित करना आ जाएगा इतने सब उदाहरण के माध्यम से, है ना। चलिए, तो अब हम मेन पॉइंट में चलते हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ मेन टॉपिक शुरू होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार है, तो सबसे पहले चलते हैं हम संयोजन। तो संयोजन मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना, है ना। तब कैसा होता है, देखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, मैंने अभिकारक के बारे में बताया, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो कहलाता है अभिकारक, है ना। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये दोनों जने क्या है, अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं,
है ना। तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ऐसा लिखना आप, ठीक है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ये दो अभिकारक, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर जल है ना। ये दो अभिकारक है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि H2O2 ये मिलाकर जल बनाएगा, ये भी एक प्रकार से संयोजन क्रिया है ना। और इसको बनाएंगे तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ये, है ना। तो कैल्शियम है वो प्लस आयन रहते हैं, ऑक्सीजन है माइनस आयन रहते हैं। तो आपको बता दूं कि कैल्शियम है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनता है ना। कैल्शियम है ये ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बना देता है और कैल्शियम के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता होती है 1, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड में कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ठीक, जुड़ गया। और आपको सरल उदाहरण लिखना है तो H2O2 का लिख दीजिए, ये बन जाएगा आपको। ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। दूसरा चलते हम लोग वियोजन मतलब होता है अलग होना। क्या होता है, अलग होना। अब कैसे लोग होते हैं देखिए, है ना। वियोजन अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, उसमें मैंने बताया था कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, ये एक अभिकारक है, ठीक है, एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है हमारे पास। तो ये किस में टूट गया, ये सोडियम कार्बोनेट में टूट गया, है ना। और ये H2O में टूट गया और CO2 में टूट गया। मतलब ये एक ही अभिकारक है, वो बहुत सारे क्या बनाते हैं। अब आप सोचोगे कि जो ज़्यादा होता है वो अभिकारक होता है, 1 2 3 इस तरफ है और ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। ऐसा नहीं जी, इस तरफ जो दिखाई देगा वही क्या है, अभिकारक है, और इस तरफ दिखाई देगा क्या है, उत्पाद है, ठीक है। जो तीर का निशान जहाँ लगा हुआ है ना। तो ये स्टैंडर्ड उदाहरण हो गया। सिंपल उदाहरण देखिए, सिंपल है। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, तो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, एक ऑक्सीजन को लेता है, कार्बोनेट का एक ऑक्सीजन लेता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 बनाता है। ये हो गया अलग अलग, मतलब टूट गया, मतलब ये क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक। तीसरा चलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। बहुत सरल अभिक्रिया है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, कोई भी तत्व है ना, या एक तत्व दूसरे अभिकारक अर्थात यौगिक, है ना। तो आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, हमारे पास एक और ये दो अभिकारक है। मैंने 3 उदाहरण यहाँ पर रखी है, एक और ये 2, एक और ये 2, ठीक। तो 1 2 3 कुल 3 उदाहरण है, तीनों में समझ जाना, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, ये एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है। मतलब इस वाले समीकरण का अभिकारक में एक और ये 2 अभिकारक है, ठीक है, और 2 उत्पाद हैं। हाँ, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में मैंने अभी ले ली आयरन को, ठीक, तत्व, आयरन तत्व है, ठीक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तत्व दूसरे अभिकारक में ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है, दूसरे अभिकारक अर्थात यौगिक। तो ये कॉपर सल्फेट कौन है, यौगिक है, ठीक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तत्व, है ना, ये दूसरे अभिकारक यौगिक को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है ना। ये तत्व और यौगिक इसलिए लिखा हूँ आपको समझने के लिए लिखा हूँ, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक, ये एक अभिकारक है, वो दूसरे अभिकारक हैं, दूसरे अभिकारक को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। मतलब ये कॉपर है और सल्फेट दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, यौगिक बनाए हैं, कॉपर सल्फेट बनाया है। ये अगर कॉपर है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, सब जन मिलकर क्या बनाया है, कॉपर सल्फेट बनाया है। तो कॉपर का जोड़ी कौन है, सल्फेट है, ठीक है ना। अब क्या करता है कि ये कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर का यौगिक बोलेंगे कॉपर सल्फेट, सल्फेट का यौगिक क्या है, कॉपर सल्फेट, या कॉपर का यौगिक क्या है, कॉपर सल्फेट, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो एक यहाँ पर कोई भी तत्व है वो इस कॉपर को उनके यौगिक से क्या कर देता है, अलग कर देता है। कि बेटा कि कॉपर सल्फेट का भी जोड़ी बना लिया है ना। क्या होता है कि दूसरा लड़का दूसरा लड़की को पसंद कर लेता है कभी कभी, है ना। तो कॉपर और सल्फेट का जोड़ी है और ये अकेला लड़का है, तो क्या बोलता है कॉपर को कि मैं सल्फेट को मैं पकड़ लेता हूँ, तू भाग इधर से। कॉपर को, है ना, अलग कर दिया ना, विस्थापित कर देना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विस्थापन। बात समझ आई। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ये दूसरे अभिकारक ये है, ठीक है, दूसरे अभिकारक को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है, तथा स्वयं यौगिक बना लेता है। अब बताओ, आयरन है वो कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फेट को पकड़ लिया, लड़की अच्छा होगा,
सुंदर होगा इसलिए, है ना, ठीक है। तो तथा स्वयं यौगिक बना लेता है, मतलब ये आयरन है, ये यौगिक बना लेगा। कैसे यौगिक बनाएगा, देखिए आयरन है, ये प्लस आयन वाले होते हैं, सल्फेट माइनस आयन होते हैं, तो आयरन सल्फेट बना लिया, यहाँ पर आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। और कॉपर सॉरी आयरन क्या बना लिया, यौगिक बना गया, आयरन सल्फेट बन गया ना, मतलब यौगिक बन गया, स्वयं यौगिक बना लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। अब इसमें आप लोग देख सकते हो जिंक है, ये सिल्वर है, नाइट्रेट है, तो क्या करता है कि जिंक है, नाइट्रेट को पकड़ लेता है, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट, ठीक है, और सिल्वर को अलग कर देता है, ठीक है। ये पीबी कौन है भाई, ये पीबी अपना है लेड है, ये कॉपर सॉरी हाँ कॉपर क्लोराइड है ना, ये हमारे पास, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड भी होता है ना, तो ये इसको अलग कर देता है, ये क्लियर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर एक जने है, दूसरे को क्या कर देता है, अलग कर देता है, ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। चलिए तीसरा हम चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ये सब अभिकारक है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब देखो पहला वाला क्या हुआ था, आयरन है अपना, उसका जोड़ी को उठाकर ले गया था, आयरन है वो कॉपर सल्फेट था, उसमें से सल्फेट को निकाल के ले गया था और कॉपर को अलग कर दिया था। अब ये वाला ऐसा क्रिया है कि तू यदि मेरे वाले को लेता है तो मैं तेरे वाले को ले लेता हूँ। बात समझ आई थी आपको, है ना। चलिए मैं बताता हूँ, है ना, कि सोडियम सल्फेट है हमारे पास और बेरिलियम क्लोराइड है ना, ये हमारे पास, है ना। चलिए तो क्या होता है कि सोडियम है ना, सोडियम है ये बेरिलियम को, ठीक है ना, ये बेरिलियम को क्या करता है, ये बेरियम है, बेरिलियम मत बोलना, बी होता है वो बेरिलियम होता है और BA होता है वो बेरियम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सोडियम है वो बेरियम से क्लोरीन छीन लेता है, तो ये बेरियम क्या करता है, सल्फेट को छीन लेता है। तू मेरी वाली को ले जा रही तो मैं तेरे वाले को ले जाऊंगा, ठीक। बात समझिए, मतलब केवल आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है ना, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट, ओके, तो सोडियम प्लस आयन, सल्फेट माइनस आयन, बेरियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन। तो सोडियम प्लस आयन है, इसमें बेरियम प्लस आयन है और क्लोरीन माइनस है, इसलिए ना सोडियम क्लोरीन को ले लेता है, तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक। और यहाँ पर अब आप लोग सोचोगे कि बार बार यहाँ पर 2 लगता है सर, अभी इसमें क्यों 2 नहीं लगा है, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, जब दोनों की संयोजकता 1-1 है तो इसमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेरियम किसको लेता है, सल्फेट को लेता है, तो ये बेरियम सल्फेट बनता है, इसलिए बेरियम सल्फेट क्लियर हो गया आपको, है ना। अब यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, तो ये बना सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, और H दोनों जाने यहाँ पर हाइड्रोक्साइड माइनस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, तो H2O बना देता है, जल बना देता है। तो ये आयनों का क्या होता है, केवल आदान प्रदान, ये द्विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये सब अभिक्रिया आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। और इसी बीच बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी हैं, है ना। तो इसमें प्रश्न उत्तर देख लीजिए आप लोग, बना लीजिए इसको, मैं ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, है ना। कि यहाँ पर क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना। तो कौन सा अभिक्रिया पूछा जाए तो ये क्या है, वियोजन है, ठीक है, क्योंकि टूट रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है ना, तथा हाइड्रोजन निकलती है, यह इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब सीधी बात है, हाइड्रोजन त्यागती है वो तो हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ऑक्सीकरण है क्या, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन मिलता है उसको, हाइड्रोजन त्यागती है, ये तो जब रिडॉक्स अभिक्रिया आएगा तो एक साथ बताऊंगा उसको हाइड्रोजन कैसे त्यागता है करके, है ना। तो अभी केवल ये समझिए कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का मिलना, किसी भी चीज़ को मिलना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलना भी दिखाऊंगा, लेकिन इस वाले उदाहरण में अभी नहीं है, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया बताऊंगा कि हाइड्रोजन कैसे निकलती है, कैसे जुड़ती है वगैरह, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन निकलती है या इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो एक कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, मतलब क्या है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर आपको रिडॉक्स अभिक्रिया पूछा जाएगा, है ना, तब क्या होगा आगे बताऊंगा। और आपको बता दूं कि एक और ये वाला उदाहरण लिख सकते हो आप, है ना,
चलिए दूसरा चलते हैं हम लोग। उदाहरण को मैं दूसरा में बताऊंगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है। देखिए अपचयन अभिक्रिया, उल्टा है ना, अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है तथा ऑक्सीजन निकलती है अर्थात बाहर होती है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए ये उल्टा हो गया। अब इसी को अगर आपको समझना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारे पास कॉपर है और ऑक्साइड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है H2, ठीक है। अब देखिए ये कॉपर है, हाइड्रोजन से क्रिया सॉरी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये जल बनाएगा H2O। और कौन अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखो मुझे अब क्लियर करिए यहाँ बात मेरी, है ना, कि इसमें दो चीज़ दिखता है। आप ये इस उदाहरण की जगह इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों का उदाहरण बन जाएगा, अपचयन का भी बन जाएगा और ऑक्सीकरण का भी बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना, कि कॉपर है, ऑक्सीजन है, जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या बोला कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, बात समझ रही है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, है ना। अब मैंने बताया कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, तो हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन है जुड़ा, तभी क्या बना, H2O बना। क्या, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो जुड़ा, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। और ये कॉपर है हमारे पास, कॉपर है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना। अब ये कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, अलग होती है, तो यहाँ पर ये यहाँ से निकला और ये कॉपर ऑक्सीजन भग गया, कॉपर से अलग हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया। बात समझ आई। तो एक जगह ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन, तो आप दोनों में इस उदाहरण को लिख सकते हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में, ठीक है। ये हो गया, है ना, ये तो सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हो आप लोग। क्लियर हो गई बात मेरी। चलिए आगे का जो पॉइंट है दोनों का मिला जुला है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होती है। तो मैंने अभी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों बताया ना, तो दोनों को जोड़ दो एक साथ, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत होती है ना, और दूसरा अभिकारक अपचयित होती है, इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बस वही को मैं समझा रहा हूँ। कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया तो कॉपर बने, मतलब इसका अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला मतलब H2O बन गया, ठीक है, तो ऑक्सीकरण हो गया। तो मैंने अभी बताया कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है ना, तथा दूसरा अभिकारक कॉपर है, उसका अपचयन होता है, इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर होगी रेडॉक्स अभिक्रिया, क्लियर। आगे देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, भैया ऊष्मा निकलता है रे भाई बाबा, तब भी तो इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गई आपको, है ना। और आपका माइंड बहुत ज़्यादा घूमता है इसलिए कुछ आज नहीं बताऊंगा, है ना। तो आगे देखिए ये हमारे पास है, क्या है, ये हमारे पास है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। ये क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जब सॉरी क्लोरीन नहीं जी, ये कार्बन है, और ये एस इसलिए लिखा है क्योंकि ये अपने पास ना ये एस और ये जी, अच्छा इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ये सॉलिड और ये गैस, जी से गैस, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना। तो इस समय जब बनता है तब यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये कार्बन एस ठोस में है और ये गैस में है, ठीक है, और ये गैस बन जाता है। अब यहाँ पर क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये मेथेन है और ये ऑक्सीजन है, ये CO2 बनाता है, H2 आता है, और ऊष्मा। तो मैंने बताया कि जहाँ पर ये क्यू लिखा है यहाँ पर ऊष्मा है ना, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और क्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा क्यू को उत्पादों की ओर टी चिन्ह के साथ अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो क्यू लिख देते हैं हम लोग, है ना। एक चीज़ और बताऊँ, ऊर्जा युक्त होती है उसको हम लोग ऐसे ऊपर से ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में, तो ये सब क्लियर हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ऊष्मा क्षेपी में क्लियर हो गया, क्यू से दर्शाते हैं ना, कहा जाए
इसको हम लोग यहाँ पर क्यू इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर ऊष्माक्षेपी ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। इसको ऊष्मा ना लिखकर क्यू लिख देंगे तो चल जाएगा। ठीक, ऊष्मा शोषी में चलते हैं। क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है भाई, अवशोषित करते हैं, ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, अवशोषित होती है। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा या विद्युत या प्रकाश के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि AgCl ये अलग हो रही है ना। अच्छा, इसका एक सिंपल उदाहरण बता देता हूँ आपको। N2 ये गैस है और प्लस O2 ये भी गैस है। ये बनाएगा ये मोनो बनाएगा, मोनो है ना, मोनो बनाएगा। और इसके लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, इस दोनों को जोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको संतुलित कैसे करेंगे? 2, इसका 2 भी है, नाइट्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2, तो इसको संतुलित करेंगे तो हम लोग सामने में 2 लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाए, ये भी गैस बन जाएगा, है ना। तो इसको माइनस क्यू से प्रदर्शित करेंगे ऊष्मा शोषी को, उसको प्लस क्यू से कर देंगे ना, ये टी बोल देते कह रहे, प्लस क्यू से करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको माइनस क्यू से करेंगे, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, इस तरह से ये 2 अभिक्रिया हो गया। अब लास्ट अभिक्रिया चलते हैं। चलिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप का निर्माण होता है। नीचे में अवक्षेप, तली में अवक्षेप बनती है, उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है, तो ये जो सिल्वर है वो क्लोरीन को ले लेता है और सोडियम है नाइट्रेट से जुड़ता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड बनाता है, ये नाइट्रेट बनता है। और अवक्षेप को हम लोग ऐसे तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बन गया अवक्षेप। ठीक है, तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसे नीचे की ओर तीर के निशान से व्यक्त करते हैं, तो ये अवक्षेप बन गया। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया। और आपको प्रश्न उत्तर भी अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, PDF फाइल के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता देते हैं यदि आपको पूरा प्रश्न उत्तर चाहिए तो, क्योंकि प्रश्न उत्तर को मैं समझा नहीं पाऊंगा, है ना, समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्टली PDF फाइल बनाकर मैं आपको प्रश्न उत्तर दे दूंगा। ठीक है, या चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो आप लोग खुश रहिए। और चैनल में नए आएंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है।